हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल आरजी क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स के बारे में कि वर्ल्ड बैंक की क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। मैंने इसकी ऑलरेडी 2 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं वर्ल्ड बैंक के, तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगी सबसे पहले आप उन प्रीवियस 2 लेक्चर्स को जरूर देखिए। तो मैंने दोनों ही लेक्चर्स में आपसे बात की थी कि वर्ल्ड बैंक के एम्स क्या होते हैं। एम्स आपके 2 या 3 होते हैं, लेकिन उन एम्स को पूरा करने के लिए हम बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं। ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल आपका एम है कि आपको अपने एग्जाम्स को क्रैक करना है, आपको अपने एग्जाम को क्रैक करके एक बहुत अच्छी आपको जॉब सिक्योर करनी है अपने लिए। तो आप उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करेंगे, आप डेली का एक ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, एक डेली का टारगेट सेट करेंगे कि मुझे कितना पढ़ना है, क्या क्या चीजें पढ़नी है। ठीक है, जस्ट लाइक दैट। तो जो मैं आपसे ये नोट्स डिस्कस करती हूँ, जो मैं नोट्स बनाती हूँ, तो आपको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि मैं ये कैसे बनाती हूँ, जिससे आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाए, थोड़ी आपको गाइडेंस मिल जाए। कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है ये। नोट्स बनाने के लिए हम बुक्स का भी यूज करते हैं, बुक्स को भी रेफर करते हैं। ठीक है, हम गूगल पर जो एजुकेशनल साइट्स होती है वहां से भी हम ये चीजें देखते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल अब विकीपीडिया है। ठीक है, विकीपीडिया पे आपको चीजें बहुत अप टू डेट मिलती है, ऑलमोस्ट एजुकेशन से रिलेटेड, और आप उस पूरे पेज को नहीं पढ़ पाते बिकॉज उसमें उसका हिस्ट्री, ठीक है, उसका वोटिंग पावर, उसकी मेंबरशिप, ईच एंड एवरीथिंग बहुत डिटेल में दी गई होती है। तो हर एक चीज को पढ़ना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। तो हम हर जगह से मैटर उठाते हैं और कोशिश करते हैं कि आपके लिए वो चीजें अंडरस्टैंडेबल हो पाए। अगर आप खुद भी पढ़ते हैं उन चीजों को गूगल पर जाकर, तो आप उसको इजीली समझ पाए थ्रू दिस वीडियो, विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो। ओके, सो अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए कि मैम हम नोट्स कैसे बनाए, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल जेन्युइनली हेल्प यू। सो गाइज, हम बात कर रहे थे, हम वापस पॉइंट पर आते हैं अपने। तो हम बात कर रहे थे ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। तो आप खुद बताइए कि हाउ मेनी एम्स, कितने एम्स है वर्ल्ड बैंक के? मैक्सिमम 2 या 3। तो मैंने कौन कौन सी एम्स बताई थी, मेरे साथ बोलिए। आप जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं बच्चों, आप बोलिए मेरे साथ जो मैंने आपको एम्स बताए थे। यस बोलिए। यस, फर्स्ट हमारा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सेकंड एम आता है पॉवर्टी इरेडिकेशन। अगर स्टूडेंट्स आपको अगर पीछे से नॉइज आ रही है बिकॉज अभी लाउड स्पीकर चल रहा है बाहर, तो उसके लिए सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। आप जो है इस पर ही फोकस बनाना, वीडियो पर, लेक्चर पर। एक सेकंड। अब पहले हम इसी पॉइंट को डिस्कस करेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ही। डेवलपमेंट ना, यहाँ पर जो वर्ल्ड बैंक है 2 कंट्रीज को प्रायोरिटी पर लेकर चलेगा। पहली तो वो कंट्री जो वॉर से अफेक्ट हुई है, जो वॉर से डिवेस्टेट हुई है, पहले उनकी रिकंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेगा, उनकी डेवलपमेंट के बारे में बात करेगा। फिर वो कंट्रीज आएंगी जो अंडर डेवलप्ड नेशंस है, या जो विकासशील देश है, जो हमारी डेवलपिंग इकोनॉमी है, लाइक हमारी इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी आएगी 2 तरह की कंट्रीज जिसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की जाएगी। वर्ल्ड बैंक का ये सबसे पहला एम है। फिर दूसरा आता है कि जो पॉवर्टी है, जो एक बहुत बड़ा इश्यू बनता जा रहा है हमारी कंट्री का, खासकर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज का, उसको कैसे खत्म किया जाए, उसको कैसे इरेडिकेट किया जाए। अब इरेडिकेट के बहुत सारे वर्ड्स गाइस आते हैं, इसके बहुत सारे सिनोनिम्स है, लाइक कर्ब, एलिवेशन, एलिमिनेशन। ठीक है, तो आप यहाँ पर कोई भी वर्ड अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इन्हीं एम्स को पूरा करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स बनाए, और जो ये ऑब्जेक्टिव्स के आप टाइटल देखेंगे वो ऑलमोस्ट आपके एम से सिमिलर होंगे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है एम्स और ऑब्जेक्टिव्स के बीच में। क्लियर? सो फर्स्ट पॉइंट आता है रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। सेम यहाँ पर यही पॉइंट यहाँ पर डिस्कस किया गया है कि उन कंट्रीज को रिकंस्ट्रक्ट करना, उनको वापस उभारना, उनको वापस विकसित करना जो युद्ध से प्रभावित हुई है, जो वॉर से अफेक्ट हुई है, एंड उन कंट्रीज की डेवलपमेंट करना जो गरीबी को फेस कर रही है, जो पॉवर्टी को फेस कर रही है। ठीक है, वहां पर उनको फंड्स प्रोवाइड करना, उनको लोन प्रोवाइड करना, उनकी डेवलपमेंट करना, उनको इकोनॉमिक हेल्प प्रोवाइड करना। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा यही है, रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट का। सेकंड ऑब्जेक्टिव आपका आता है एनकरेजमेंट टू कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ये थोड़ा आपको मैं डिटेल में कराऊंगी पॉइंट कि कैपिटल, जिससे कि जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स है वो अपना पैसा इन्वेस्ट करे अंडर डेवलप्ड नेशंस में, उनको एनकरेज किया जाए। अगर आपको मैं ये कहूँ कि आप यूएसए में पैसा लगा दीजिए, क्योंकि एक बहुत अच्छा देश है, मतलब अच्छा देश इन द सेंस वहां पर मतलब
एक वो डेवलप्ड नेशन है, विकसित देश है, तो वहां पर आपका जो रिस्क है वो थोड़ा कम हो जाता है, आपको थोड़े रिटर्न ज्यादा मिलते हैं, तो आप वहां पर बिना किसी हिचकिचाहट के पैसा लगा देंगे। ठीक है, देश सभी अच्छे होते हैं। यहाँ पर सिर्फ मेरा कहने का मतलब इतना है कि अगर आप किसी डेवलप्ड नेशन में पैसा लगाते हैं तो आपका रिस्क थोड़ा कम होता है और आपके रिटर्न भी थोड़े अच्छे आपको मिल जाते हैं, मतलब पैसा डूबने का डर कम होता है, तो वहां पर इजीली पैसा लगा देंगे। लेकिन अगर आपको ये कहा जाए कि आप किसी ऐसी कंट्री में पैसा लगाए जिनके पास जो खुद पॉवर्टी को बहुत फेस कर रहे हैं, तो आपको ये रहेगा कि अरे अगर उस कंट्री में पैसा लगाता हूँ तो क्या मुझे पैसे टाइम पे मिल पाएगा, क्या मुझे इंटरेस्ट मिल पाएगा, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके माइंड में स्ट्राइक आउट कर जाएंगे। तो उस केस में यहाँ पर जो वर्ल्ड बैंक है वो आगे आता है और वो आपको गारंटी देता है कि आप पैसा लगाइए बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी हिचकिचाहट के। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में उसकी गारंटी हम लेते हैं। जब वर्ल्ड बैंक गारंटी लोन्स प्रोवाइड करेगा प्राइवेट इन्वेस्टर्स को, तो उनका हौसला बढ़ेगा, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और वो एनकरेज होंगे अपनी कैपिटल को अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में इन्वेस्ट करने के लिए। क्लियर? अब इसी पॉइंट में आपको मैं एक बात और बताऊंगी, वो भी आपको ध्यान से सुननी है, बहुत डिटेल आपको मैं करा रही हूँ। अब देखिए दूसरा क्या है, इसमें दूसरा पॉइंट क्या निकलता है हमारा। देखिए, आप इंडिया के ही एक एंटरप्रेन्योर है, आपकी एक अच्छी पूरी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, आपके पास पैसे की कमी है क्योंकि आप जिस प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हैं, आप जिस प्रोडक्टिव प्रोजेक्ट में अपना पैसा लगा रहे हैं, उसमें बहुत सारा पैसा आपका लगेगा और इतना पैसा आपके पास नहीं है, तो आपको चाहिए होगा कि कोई प्राइवेट इन्वेस्टर आए और मेरे प्रोजेक्ट में पैसा लगाए। आपको अब प्राइवेट इन्वेस्टर नहीं मिल रहा, हो सकता है कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे हो जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में पैसा अभी भी ना लगाना चाहते हो, तो उस केस में वर्ल्ड बैंक फिर आगे आएगा और वर्ल्ड बैंक क्या कहेगा उस एंटरप्रेन्योर को कि हम आपको, मतलब कहने का मतलब क्या है कि वो जो एंटरप्रेन्योर है अगर उसको प्राइवेट इन्वेस्टर्स नहीं मिलते पैसा लगाने के लिए, तो वो वर्ल्ड बैंक के पास जाएगा और वर्ल्ड बैंक के थ्रू वो कंसेशनल रेट पर क्या ले लेगा, रिजनेबल रेट्स पर क्या ले लेगा, लोन्स ले लेगा। ठीक है, अब वही बात आ गई, रिजनेबल लोन्स कौन से होते हैं? वो लोन्स होते हैं जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है और जिसका रिपेमेंट पीरियड ज्यादा होता है। तो ये हमारा था कुल मिलाकर सेकंड पॉइंट। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं उस कंट्री की क्या करता है, डेवलपमेंट करता है। थर्ड आपका आता है एनकरेजमेंट टू इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड को एनकरेज करना। अब व्हाट इज इंटरनेशनल ट्रेड? इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब होता है जब आप डिफरेंट कंट्रीज में एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो होता है उसको हम कहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। और उसको एनकरेज कौन करेगा? वर्ल्ड बैंक करेगा। अब इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड मैंने सारा का सारा कंप्लीट एक्सप्लेन किया फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट की प्लेलिस्ट में सारी वीडियो आपको उसकी मिल जाएगी। क्लियर? अब हम आगे बात करेंगे बच्चों एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीस टाइम इकोनॉमी। देखिए जो वॉर टाइम, देखिए जब कोई भी कंट्री में युद्ध छिड़ता है, विश्व युद्ध होता है, जैसे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ही कॉन्सेप्टलाइज हुआ था, तो काफी हलचल, काफी अफरा तफरी मच गई थी, लोगों में काफी डर का माहौल पैदा हो गया था, किसी में एग्रेशन था, किसी में डर था, तो एक बहुत स्ट्रेस वाला जो एटमॉस्फेयर है वो क्रिएट हो जाता है उस कंट्री में। क्योंकि लाइक फॉर एग्जांपल जब कोई भी वर्ल्ड वॉर होता है उसमें जो भी न्यूक्लियर बॉम्ब्स यूज होते हैं वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा लोगों को बैडली इफेक्ट करते हैं, पूरे की पूरी कंट्री खत्म हो जाती है उन बॉम्ब से। तो कहने का मतलब बहुत अफरा तफरी होती है, बहुत ज्यादा टेंशन का माहौल होता है, लोग बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं सबको। तो कहने का मतलब जो शांति वाला माहौल है वो कहीं ना कहीं गायब हो जाता है। ठीक है, तो इस केस में क्या किया जाएगा, यहाँ पर जो वर्ल्ड बैंक है वो आगे आएगा और उन कंट्रीज को जो वर्ल्ड वॉर से अफेक्ट हुई है उनको अपनी हेल्प प्रोवाइड करेगा, वहां पर पैसा देगा लोगों को। ठीक है, वहां पर जब वर्ल्ड बैंक उन इकोनॉमी में जब फंड्स प्रोवाइड करेगा कि वो प्रोडक्शन करे, वो गुड्स बनाए और उनको बेचकर अपनी कंट्री के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करे, तो उस केस में लोगों का जो माइंड है वो डाइवर्ट होगा और धीरे धीरे वो जो सिचुएशन क्रिएट हुई थी वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पीस में कन्वर्ट हो जाएगी, शांति भरा माहौल उस तरीके से जो वर्ल्ड बैंक है उन कंट्रीज में कन्वर्ट कर पाएंगे। क्लियर हो गया बच्चों? अब हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है, सिक्स्थ पॉइंट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। देखिए डेवलपमेंट किसी भी तरीके से की जा सकती है, फंड्स प्रोवाइड करके जो डेवलपमेंट होती है जब हम प्रोडक्शन एक्टिविटीज में पैसा लगाते हैं। अगर मान लीजिए किसी कंट्री में बहुत सारा एनवायरमेंट पोल्यूशन है, बहुत पोल्यूशन है, बहुत गंदगी है, तो क्या वो डेवलप हो पाएगी सिटी या वो कंट्री? नहीं डेवलप हो पाएगी। तो इसीलिए एनवायरमेंट को भी उतना ही जरूरी कॉन्सेप्ट रखा गया किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए। समझ रहे हो? यानी कंट्री की ओवरऑल डेवलपमेंट करना, तो उसमें एनवायरमेंट का अच्छा होना, उसका पॉल्यूशन फ्री होना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पर एक अपना कौन सा ऑब्जेक्टिव बनाया? एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का ऑब्जेक्टिव बनाया। ठीक है,
काफी सारे कंट्रीज जो है जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के टास्क में लगी हुई है, उनको पैसे की भी जरूरत पड़ेगी उस टास्क को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पर वर्ल्ड बैंक क्या करेगी, उन लोगों को या उन एजेंसीज को क्या प्रोवाइड करेगी, पैसा प्रोवाइड करेगी, फंड्स प्रोवाइड करेगी जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के टास्क में लगे हुए हैं। एंड इससे रिलेटेड आपको बहुत सारी स्ट्रेटेजीज मिल जाएगी जो वर्ल्ड बैंक प्रेजेंट में चला रही है। क्लियर। फिर हमारा 6th ऑब्जेक्टिव आता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। हमारा ये वाला पॉइंट हो गया, ये हो गया। अब हम करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। किसी भी कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर को आप क्या कहेंगे, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर आपका लाइक हो गया उस कंट्री की रोड्स। अगर किसी कंट्री की कच्ची पक्की सड़कें हैं तो क्या वो डेवलप्ड है? नहीं। सड़कों को पक्का करना, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा होना, कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा होना, स्कूल्स होना, कॉलेजेस होना, ये सारी जितनी भी चीजें हैं एक कंट्री के डेवलपमेंट को हाईलाइट करते हैं। तो वर्ल्ड बैंक का हमारा जो 6th ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना किसी भी खासकर अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज की। और वो कैसे होगी, लोन्स प्रोवाइड करके कंसेशनल रेट पे। लास्ट पॉइंट हमारा आता है लोन फॉर मीटिंग डेफिशिएट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट से जो लॉसेस आते हैं उसको क्या करना, मीटअप करना, खत्म करना या पूरा करना। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है, इसके बारे में कंप्लीट मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट की प्लेलिस्ट में, वो वीडियो आपको मिल जाएगी। यहाँ पर आपको बता देती हूँ। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है जिसमें आपका जो एक्सपोर्ट है वो ज्यादा, जिसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो डिफरेंस होता है वही चीज हमारी यहाँ पर आती है। अगर आपके इंपोर्ट्स ज्यादा है एक्सपोर्ट से तो लॉसेस होते हैं, अगर आपके एक्सपोर्ट ज्यादा है इंपोर्ट से तो सरप्लस प्रॉफिट होता है। लेकिन अगर हमारी इंडिया की हम बात करते हैं, अगर इंडिया के इंपोर्ट ज्यादा है, परचेजेस ज्यादा है और एक्सपोर्ट बहुत कम है, तो ये हमारी इंडिया का मतलब हमारी इंडिया लॉस फेस कर रही है। तो उस लॉस को कैसे पूरा किया जाएगा, जब वर्ल्ड बैंक हमारे इंडिया को रिजनेबल रेट्स पर लोन प्रोवाइड करेगा, जिससे कि हम उस फंड्स को यूज करके अपने इंडिया के उस लॉस को खत्म कर पाए। क्लियर। तो गाइस ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे वर्ल्ड बैंक के। आई होप आपको ये सारे ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो गए। कोई भी आपको डाउट रहता है, किसी भी तरह का डाउट, छोटा है बड़ा है, आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। उसको यूज कीजिए, आप ही के लिए बनाया गया वो कमेंट सेक्शन है। फटाफट एक लाइक कर दीजिए एंड वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलेंगे हम नए लेक्चर में। ये हमारा लेक्चर 3 था, तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगी, आप प्रीवियस 2 लेक्चर जरूर देखिए। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा लेक्चर 4, उसमें आपसे मैं डिस्कस करूंगी वर्ल्ड बैंक की मेंबरशिप, उसकी वोटिंग पावर्स एंड कि वर्ल्ड बैंक की कैपिटल कितनी थी जब वर्ल्ड बैंक स्टार्ट हुई। तो ये कुछ चीज आपसे मैं डिस्कस करूंगी लेक्चर 4 में। तो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नए लेक्चर में।